दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुवेद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष के बारे में तात्कालिक विषयों को, समसामयिक विषयों का विश्लेषण करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं भारत चीन के बीच ताज़ा सीमा विवाद को लेकर कि वास्तव में ये विवाद आगे कितना बढ़ेगा, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों देशों के सैन्य सीमाएं आमने सामने हैं और पिछले एक महीने के दौरान 3 बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। हालांकि यह तनाव लगातार चल रहा है। इसके बीच भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर, मिलिट्री स्तर पर बातचीत का दौर भी जारी, लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं लग रही कि कुछ मामला शांत होता नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से चीन दबाव बना रहा है, जिस तरीके से चीन के राजनयिकों के, जिस तरह से चीन के नेताओं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि चीन अभी वहाँ मानने वाला नहीं है। और सीमा पर चीन ने कुछ निर्माण भी कर लिया है, जो कि बेजा निर्माण है उसका, और उसको नहीं करना चाहिए था। तो वास्तव में भारत और चीन के बीच विवाद कहाँ जाके पहुँचेगा, इसका परिणाम क्या होगा, तारे सितारे क्या कहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इसके लिए हम पहुंचेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी के पास और उनसे जानेंगे कि वास्तव में ज्योतिषी विश्लेषण क्या कहता है और भारत और चीन की जो तारे सितारे वो क्या कहते हैं। इसमें यदि हम अध्ययन करते हैं तो चीन का जो ग्रह योग है, अभी चीन सितंबर 2019 से बुध की महादशा में ये चल रहा है। और इसकी जो बुध की स्थिति है उच्च राशि का जरूर है, लेकिन भाग्य स्थान पर विराजमान है सूर्य केतु के साथ में, और बुध यहाँ पर बहुत कमज़ोर है। वर्तमान परिस्थिति को ही देखते हैं तो गुरु शनि लग्न स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं गोचर की जी। केतु द्वादश स्थान पर है, जबकि केतु इसका जन्म का स्वामी भी है, 12वें स्थान पर विराजमान है। दूसरा, सूर्य बुध चंद्र राहु 6ठे स्थान पर, शत्रु स्थान पर है जी। और मूल कुंडली में इसके राहु 3रे स्थान पर है और अभी मंगल 3रे स्थान पर है। तो कुल मिलाकर इस ग्रह के योगों को देखते हैं तो अभी स्थिति बहुत ठीक इसमें नहीं है। भारत की कुंडली देखते हैं, भारत वृषभ लग्न का है, राहु लग्न में है, केतु सप्तम है, गुरु 6ठे स्थान पर है, और साथ ही सूर्य शुक्र शनि चंद्र बुध इनकी जो स्थिति बनती है ये 3रे स्थान पर है। और अभी चंद्रमा की महादशा 2015 से चल रही है 2025 तक। तो इस ग्रह स्थिति को यदि हम देखते हैं तो वर्तमान जो समय है, बुध की महादशा जो चीन को शुरू हुई है सितंबर 2019 से, ये महादशा इसके लिए बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है जी। क्योंकि बुध भाग्यस्थान पर कमज़ोर होकर बैठा हुआ है, 6ठे स्थान का स्वामी भी है। अनायास ही ऐसा व्यक्ति अति उत्साह में या कई बार षड्यंत्र के तहत लोगों के साथ व्यवहार करता है, तो ये कर रहा है। अभी की परिस्थितियों को देखते हैं तो चीन भयभीत है भारत से। अच्छा। इस ग्रहों के अनुसार चीन के सामने आज विकट परिस्थिति है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ जा रही है। वहाँ की इंडस्ट्रीज हटकर इंडिया की तरफ आ रही हैं और इंडिया में ना आए उसके लिए नाना प्रकार के वही यत्न करेगा। आतंकवाद को फैलाएगा, क्योंकि वैसे भी आतंकवाद को चीन अधिक फैला रहा है या चीन अधिक संरक्षण दे रहा है बनिस्बत पाकिस्तान के। जी। ये स्थिति भले ही आज ना हो, लेकिन कल स्थिति स्पष्ट अवश्य होगी, क्योंकि सारे हथियार चीन के वहाँ पर मिलते हैं। दूसरी स्थिति है कि भारत अस्थिर होगा तो जो कंपनियां भारत में आ रही हैं, जिससे इकोनॉमिक स्थिति भारत की सुधरेगी, उस पर अंकुश लगाने में ये सफल होगा, ऐसा वो उसका सोचना है। कि बुध की महादशा में जनरली व्यक्ति सोचता बहुत है, हवाई किले बनाता है और उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते हैं। चीन में जो शासन चल रहा है वामपंथी शासन है। वामपंथियों का तो सीधा सीधा काम ही होता है, 15-20 लोग इकट्ठा होकर एक सब लोगों को घेरने का प्रयास करते हैं। ये उनके शासन की विशेषता है। और येन किरण प्रकरण जनता को मार ठोक कर पीट कर जो भी उनके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं उस षड्यंत्र से दबाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो बुध की महादशा है, बुध वर्तमान परिस्थिति में 6ठे स्थान पर अभी चल रहा है। तो चीन यही षड्यंत्र भारत के खिलाफ कर रहा है कि यहाँ पर मैं लोगों को नहीं आने दूँ। उसकी जो कंपनियाँ टूट रही हैं, कैसे उस चीज़ों को रोका जाए, तो उस रोकने में उसको एक ही तरीका समझ में आएगा कि भारत में अस्थिरता फैलाई जाए, क्योंकि अस्थिरता से ही कंपनी भारत से बाहर जा सकती हैं। तो उसके ये पूरे प्रयास कर रहा है। युद्ध की स्थिति में यदि हम देखते हैं तो पूरे देशों का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से कोरोना से स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया इस समय में अब युद्ध की कगार पर है और छद्म युद्ध एक तरह से प्रारंभ हो चुका है।
भारत की कुंडली देखते हैं। भारत में चंद्र की महादशा सितंबर 2015 से 2025 तक है। चंद्रमा हालांकि भारत की जो कुंडली है, इस कुंडली के अनुसार शुभ स्थिति में है और कर्क राशि के होकर पराक्रम ही विराजमान है। तो निश्चित रूप से 2015 से 2025 तक, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो भारत शांति के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। चंद्रमा जिसके बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि 2015 से हमें लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी। 15 से पहले लोगों का इतना सपोर्ट हमें नहीं था। तो जो कुंडली भारत की बतलाती है कि अभी हमें पूरे देश और दुनिया का सहयोग मिलना शुरू होगा। उस सहयोग में चीन को तकलीफ होगी और चीन हमें परेशान करने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में वह फिर मात खाएगा। कुल मिलाकर स्थिति आज यह बनती है, यदि चीन हमसे टकराने की कोशिश कर रहा है, भले ही चीन शक्तिशाली बताता हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन वह भारत से अभी नहीं जीत पाएगा, जो ग्रह योग दर्शाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया और वर्तमान मौजूदा हालातों पर नज़र डालें, मौजूदा परिस्थितियों पर नज़र डालें तो कई देश प्रत्यक्ष रूप से भारत के समर्थन में है। और अभी आपने देखा होगा कोरोना को लेकर भी जो WHO का जो एक मीटिंग है, उसमें भारत को सर्वोच्च स्थान मिला है उसमें। तो भारत के साथ देश तो आ रहे हैं। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब जैसे आचार्य जी, मैं यदि ये जानना चाहूँ आपसे, चूँकि आपने भारत और चीन की कुंडलियों का विश्लेषण किया, इन दोनों में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों के जो लीडर्स हैं, जैसे भारत के लीडर्स हैं नरेंद्र मोदी और वहाँ से शी जिनपिंग है, क्योंकि युद्ध की हालतों में या कोई भी निर्णय लेने के लिए लीडरों की रोल अहम होता है। बिल्कुल। तो इन दोनों की कुंडली क्या कहती है इस हिसाब से? इन दोनों की कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग जी को देखते हैं, उनकी कुंडली के ग्रह योग हैं। निश्चित रूप से जो इनकी परिस्थिति, सिंह लग्न इनका बनता है, शनि दूसरे स्थान पर है, चंद्र केतु द्वादश स्थान पर है, क्योंकि इन विवादों से 2, 6, 12 इस स्थान का महत्व होता है। छठे स्थान पर इनके राहु हैं। जीवन इनका संघर्ष में रहा, आज तक यहाँ पहुँचे, बहुत अच्छी स्थिति में आए और इन्होंने देश को बहुत अच्छे से संभाला भी। लेकिन अब परिस्थिति जो वर्तमान में बन रही है, राजा रहे, अपने निर्णय ले सके, लेकिन वामपंथी शासन में ऐसा नहीं होता है। लोग उसको पीछे से मोटिवेट करते हैं, फिर वो कुछ करना शुरू करता है, तो वहाँ पर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं से जो व्यक्ति बोलेगा वो फिर ये करना शुरू करेंगे, तो वहाँ इन्हें बहुत सारे मामलों में अपने को पीछे खींचना पड़ेगा। मोदी जी की कुंडली देखते हैं। मोदी जी के मंगल और चंद्रमा लग्न स्थान पर हैं, चतुर्थ स्थान पर गुरु हैं, दसम स्थान पर शुक्र शनि है, अर्थात 5 ग्रह योग केंद्र स्थान पर बन रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि 4 ग्रह से ज़्यादा केंद्र में होते हैं तो व्यक्ति वैसे ही विश्व विजेता बनता है। तो यह 5 ग्रहों का योग है। इसमें भी मंगल और चंद्रमा का एक साथ मिलना, मंगल अपनी राशि में है, चंद्र नीच राशि में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति डिक्टेटर भी होता है और अपनी बात को मनवाने में ऐसा व्यक्ति माहिर भी होता है। तो नरेंद्र मोदी को यदि मानसिक रूप से नरेंद्र मोदी जी का और शी जिनपिंग जी का अध्ययन करें तो शी जिनपिंग जी नरेंद्र मोदी की तुलना में 10% भी नहीं है। अच्छा, निर्णय लेने की क्षमता में। दूसरा, छठे भाव के स्वामी, शत्रु स्थान का स्वामी नरेंद्र मोदी का मंगल जो लग्न स्थान पर बैठा है, शी जिनपिंग जी का शनि है जो द्वितीय स्थान पर है। अर्थात यदि युद्ध लड़ने की स्थिति आ जाए तो आज की स्थिति में चीन किसी छोटे देश से भी युद्ध बहुत अच्छे से नहीं जीत पाएगा शी जिनपिंग जी के द्वारा। यदि आज मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि भारत से आपकी स्थिति है, यदि आज भारत से कमजोर अगर पाकिस्तान से भी यदि लड़ जाएगा तो पाकिस्तान इसको बहुत बुरी क्षति पहुंचा देगा। मतलब शी जिनपिंग के लीडरशिप में तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा। प्रोग्रेस के लिए कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन युद्ध के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और नरेंद्र मोदी की स्थिति प्रोग्रेस के लिए और युद्ध के लिए, दोनों के लिए बहुत तगड़ी कुंडली है। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति युद्ध नहीं होते हुए भी जीत जाता है। तो परिस्थिति ऐसी बनती जाएगी कि लोग भारत को सहयोग करते जाएंगे और दहशत में ही चीन की हालत खराब होगी। दूसरी स्थिति, संगठन की जो क्षमता होती है वह तीसरे स्थान से देखी जाती है। तो तीसरे स्थान का स्वामी शनि है जो दसम भाव में है। अर्थात ऐसा व्यक्ति देश दुनिया से अपने लिए सत्ता इकट्ठी कर लेता है, जिस सुभाष चंद्र बोस जी का था। उन्होंने भी पूरी दुनिया से भारत को लड़ने के लिए सेना इकट्ठी कर ली। वही स्थिति इसमें बनती है कि आज भारत के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी के साथ कई सारे लोग इकट्ठे होंगे और बन जाएगा। वहाँ स्थिति तीसरे स्थान का शुक्र भाग्य स्थान पर बैठा है जिनपिंग जी का, जो बहुत अच्छा नहीं है। अर्थात देश दुनिया को जोड़ने में ये सफल नहीं हो पाएंगे।
तो इन दो कुंडलियों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली शी जिनपिंग जी से कई गुना भारी है। भारत चीन की कुंडली में भारत और चीन का 60-40 का रेशो है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग जी की कुंडली में 80-20 का रेशो है। यहाँ 80 भारत मोदी जी और 20% यहाँ पर ये है। और युद्ध कौशल या रणनीति की बात आए तो वहाँ पर जो योद्धा होता है, वहाँ जो प्रशासक होता है, उसकी क्षमता से युद्ध जीता जाता है, उसकी क्षमता से ही देश को बदला जाता है। तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी इस पर कई गुना भारी हैं और ये बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय की जो ग्रह स्थिति है बहुत बदल रही है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी, क्योंकि क्या कि सेना नायक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी युद्ध में। और जब सेना नायक की कुंडली इतनी प्रबल आप बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी की कुंडली इतनी प्रबल आप बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कुछ प्रश्न भी हमारे पास आए थे लोगों की, और लोगों का ये कहना था कि एक तरह से अजीब सा भय का माहौल है लोगों में भारत चीन के युद्ध को लेकर, थोड़े लोग डरे हुए। तो आपने ये शंका दूर कर दी कि भारत का नेतृत्व काफ़ी प्रबल है और काफ़ी प्रभावशाली है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, और ये देखने में भी आ रहा है। हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी की जो विश्वव्यापक जो वैश्विक छवि बनी है, वो भी एक मतलब शी जिनपिंग की तुलना में काफ़ी आगे निकल चुकी है। अच्छा आचार्य जी, जैसे आपने दोनों, चूँकि भारत और चीन की कुंडली का भी अध्ययन किया, फिर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की भी कुंडली का अध्ययन किया, अब मान लो मैं सीधे सीधे आपसे ये पूछूं, क्योंकि छद्म युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है, झड़प तो लगातार चली, तो वास्तव में क्या युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो उसका परिणाम क्या रहेगा? इसका युद्ध की बात करें, जैसे भी आपने बोला छद्म युद्ध चल रहा है, तो ये तो शुरू हो चुका है जी। और जो ग्रहण अभी आने वाला है 21 तारीख वाला, ये ग्रहण भी चीन को नुकसान पहुंचाएगा। एक्चुअली अब जो समय चल रहा है, आप षड्यंत्र करोगे मारे जाओगे। अब बहुत सीधी बात करने वालों को समय है। जैसे आतंक अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, ओसामा बिन लादेन मारा गया और बहुत सारे लोग अभी आतंकी की लगातार मारे जा रहे हैं, और इनका जितना प्रभाव 2000 से पहले था वो सब समाप्त हो रहा है। वैसे ही अटैकिंग जो लोग गलत तरह से कर रहे हैं, ये भी इसमें नष्ट हो रहे हैं जी। तो जो छद्म युद्ध चल रहा है, ये छद्म युद्ध चलता रहेगा। लेकिन इस तरह से चीन अभी जो परिस्थिति युद्ध के टाइप की बतला रहा है कि कुछ लड़ाई होगी, वहाँ तक तो बहुत क्लियर उसमें नहीं आ पाए, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अटैक कर पाए। अच्छा। वो डराने की कोशिश लगातार आपको करता रहेगा, लेकिन उसे पता है कि यहाँ की नेतृत्व क्षमता तगड़ी है और भारत के खिलाफ बोलना, इसका मतलब ये पूरी दुनिया के खिलाफ जाना है। ये अब उसको बहुत तेज़ी से समझ में आ चुका है। तो स्थिति विपरीत बनेगी 21 जून के बाद और अधिक। अब 2022 तक ये लगातार चलता रहेगा और उसमें चीन लगातार मात खाता रहेगा। अच्छा। आर्थिक रूप से भी ये कमज़ोर होगा, विश्व व्यापक रूप से भी कमज़ोर होगा, क्योंकि आज भारत एक ऐसा देश है दुनिया में कि आप भारत का विरोध किसी मामले को लेकर नहीं कर सकते। भारत ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, भारत ने अपनी तरफ से किसी को अटैक नहीं किया, भारत ने कभी किसी के खिलाफ 420 का काम नहीं किया। तो ऐसे में भारत पूरी दुनिया का सिरमौर बन चुका है। अब भारत की तरफ जो आंख उठाएगा, निश्चित रूप से सामने वाला उस पर ही अटैक करेगा। और अभी तो चीन के खिलाफ इतने सारे देश बन रहे हैं, तो स्थिति ये खुद ही उसकी बिगाड़ देंगे। तो वहाँ पर स्थिति चीन के विपरीत है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और चूंकि अभी जो परिस्थितियाँ बन रही, जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरा चीन पूरे विश्व के नज़र में आया हुआ, पूरे विश्व के आँखों में किरकिरी बना हुआ है, तो उसको लेकर भी चीन की बड़ी फजीहत हो रही है एक तरह से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में। और एक बात आपने ज़रूर सही कही कि चूंकि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इसको अस्थिर करने के लिए इस तरह के वो छद्म युद्ध करता रहेगा। बिल्कुल। तो ये उसकी पॉलिसी, मुझे लगता है कि पॉलिसी मैटर है, ये युद्ध का मैटर नहीं, पॉलिसी का मैटर। जी जी, कि भारत को कहीं ना कहीं से स्थिर किया जाए ताकि जो बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोका जा सके। अच्छा, ये आपने राजेश आचार्य जी जैसे दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करके ये भी बताया कि युद्ध की स्थिति, उसकी हालत ऐसी नहीं है। मैं चूँकि भारत में चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भारी डिमांड है और 5 लाख करोड़ के आसपास का ये पूरा कारोबार बैठता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह। तो चूँकि अब एक तरह से भारत में बहिष्कार की बात चलने लगी है, चीन की प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए, तो ये बहिष्कार होगा या होगा कि नहीं होगा, या कितना सक्सेस होगा, और करना चाहिए कि नहीं भारत को? ये नहीं, भारत को देखो, आपको जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता है आपके नहीं होता है तो आपको निश्चित रूप से उसको लेना पड़ेगा। लेकिन भारत धूर्तों का देश भी कहा जाता है। ये अभी से नहीं कहा, या सदियों से कहा गया है कि यहाँ की जनता धूर्त है, पैसे पे बिक जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके अपने ही खिलाफ खड़ी हो जाती है। ज़्यादा बुद्धिमान का भी ये लक्षण है कि वो तत्काल अपने ही विरोध कर देता है, लेकिन ये नहीं देखता कि भारत को इस समय इकट्ठा होना, दूसरे समय टकराना है। तो वहाँ स्थिति बिगड़ती है। आपको जो ज़रूरत की चीज़ें बाहर से चाहिए वही इस्तेमाल करें, हर चीज़ आप ना लें। खिलौने आप इंडियंस क्यों नहीं ले सकते? खिलौने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, जो चीज़ नहीं है हम उनसे लेंगे, जो चीज़ हमारी नहीं हो रही वो हमसे लेगा।
या आज जिस लोग चीन का बहिष्कार करते हैं उनको विदेशी बहिष्कार, तो सारी चीज़ों को बहिष्कार करो, ऐसा नहीं है। आज हमें उस चीज़ को लेना पड़ेगा जो हमें आवश्यकता वो हम लेंगे, जो आवश्यकता वो हम देंगे, लेकिन फिर भी हमारी हर चीज़ से भारत के माध्यम से जो चीन की इकोनॉमिक स्थिति बढ़ती है उस पर जनता को बहुत देखना होगा, और वही चीज़ आप खरीदें विदेश से जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक आवश्यकता हो, मृत्यु से ज़्यादा। यदि आपको लग रहा है कि मर जाएंगे तो ही खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। क्योंकि जापान जैसे देश ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद जब अमेरिका ने वहाँ पर संतरे भेजे मीठे वाले, पूरी जनता ने शासन का समर्थन होने के बाद जनता ने एक भी उनसे संतरा नहीं खरीदा। अर्थात ये जनता का एक वो था, और आज देखो आप किस स्थिति में। तो भारत की जनता को इस मामले में थोड़ा सा अपने लोभ मोह को छोड़ना होगा और देश के साथ देना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। मतलब कुल मिला के ये कि इस युद्ध में केवल सेना न लड़े, भारत की जनता को भी इसमें उतना ही शामिल होना पड़ेगा। और चीन का जिस तरीके से बहिष्कार की बात चली आ रही, और आपने जैसे बताया कि जो आवश्यक है उसको लो, और जो बिल्कुल गैर ज़रूरी है उनको क्यों जबरन लिया जाए। और यदि ऐसा भी आप करेंगे तो उसकी उसकी अर्थव्यवस्था आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। तो एक चीज़ और है, चूँकि टाइम हो रहा है, लेकिन एक चलते चलते एक छोटी सी बात है कि अर्थव्यवस्थाओं पर, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं का यदि अध्ययन किया जाए तो किसकी अर्थव्यवस्था सॉलिड होगी आगे जाके, क्योंकि जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है उसका पूरा विश्व में परचम लहराएगा। इसमें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये लगातार सुधार पर है, और आने वाले समय में ये और सुधरेगी। 2025 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी ऊपर होगी और भारत बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा। तो अभी की जो स्थिति है, 2019 से चीन की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, जो 2022 तक उसके बहुत बेकार परिणाम उसे देखेंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। ये सुधार 2022 से दिखना शुरू होगा। 2022 से ये सुधार दिखने लगेगा। और आपने तो एक तरह से घोषणा ही कर दी कि चीन की बर्बादी का समय भी 21 जून से शुरू हो गया है। तो लोगों को किसी प्रकार से डर की ज़रूरत नहीं, भय की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये हो सकता है कि ये युद्ध हो ही ना, और होगा तो चीन की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। तो चूँकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, प्रश्न बहुत थे, लेकिन प्रोग्राम को यहीं विराम देना पड़ेगा। आचार्य जी, आपने भारत चीन का जो विश्लेषण किया और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों, परिजनों, रिलेटिव्स को शेयर करें, हमारा बेल आइकॉन भी प्रेस करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।